हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आई साइंस। मैं आज आपके सामने नया वीडियो लेके आया हूँ वेव ऑप्टिक्स का। जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारा वीडियो नंबर 7 है। हाइगन्स वेव थ्योरी चल रहा है जिसमें हमने अभी तक दो फेनोमेना देखा है। एक था पोलराइजेशन और दूसरा फेनोमेना जो मैंने लास्ट वीडियो में कंप्लीट किया वो था इंटरफियरेंस। आज वो इसका तीसरा फेनोमेना, थर्ड फेनोमेना जो हाइगन ने एक्सप्लेन किया था उसके वेव थ्योरी से, जिसका नाम है डिफ्रैक्शन। तो आज जो हम टॉपिक जो करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है डिफ्रैक्शन। अब मैं आपको बताऊंगा यहां पे कि क्या वो चीज थी डिफ्रैक्शन में जो न्यूटन की कॉर्पस्कुलर थियरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई और फिर उनको हेल्प लेना पड़ा वेव थियरी का। वो मैं आपको एग्जांपल्स एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान से देखिए। अभी ये आपके सामने एक सोर्स है और यहां पे एक स्लिट, ये ऑब्स्टेकल, इधर एक ऑब्स्टेकल है और इस जगह पे दोनों में फर्क ये है कि यहाँ पे ऑब्स्टेकल है तो लाइट ऑब्स्टेकल के ऊपर से और नीचे से जा रही है। यहाँ पे बीच में एपर्चर है, ओपनिंग है, तो लाइट ओपनिंग के अंदर से जा रही है, ऊपर और नीचे मतलब ऑब्स्टेकल है। तो इसके हिसाब से न्यूटन का अगर हम थियरी देखें जो कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है या रे ऑप्टिक्स है, उनके हिसाब से लाइट अगर ऐसे डायरेक्शन में जा रही है और एस बी डायरेक्शन में जा रही है तो इतना जो पोर्शन है जो मैंने यहाँ पे दिखाया ये कर्ली ब्रैकेट से, उस पोर्शन में शैडो आना चाहिए। शैडो समझते हैं ना, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट में क्या है, जैसे अगर आप लाइट के सामने खड़े होते हैं तो जमीन पे आपका शैडो आता है। क्यों शैडो आता है? ये प्रूव करता है कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है और बीच में अगर कोई ऑब्स्टिकल आ जाएगा तो लाइट नहीं पास हो पाती है, तो उतनी जगह पे शैडो आ जाएगा। दीवार पे के सामने आप खड़े, दीवार पे शैडो आ जाएगा। उसी तरीके से अगर ये ऑब्स्टिकल ए भी इधर है तो इस ऑब्स्टिकल की वजह से इतने पूरे पोर्शन में ब्लैक हो जाएगा, डार्क हो जाएगा, शैडो हो जाएगा। ये न्यूटन का एक्सप्लेनेशन था, उनका जो स्ट्रेट रे ऑप्टिक्स बोलो या पार्टिकल नेचर बोलो। और उसी जगह पे यहाँ पे अगर यहाँ पे अपर्चर, तो लाइट अपर्चर के अंदर से जाएगी तो अभी ये पोर्शन इल्यूमिनेटेड होगा। यहाँ पे ये जो था शैडो रीजन था और ऊपर और नीचे में लाइट आ रही थी, तो अभी लाइट ऊपर और नीचे से जा रही थी तो ऊपर और नीचे लाइट है और अंदर के बीच के पोर्शन में शैडो है। यहाँ उल्टा है, यहाँ पे अपर्चर अंदर है तो ये पोर्शन में लाइट आएगी और ऊपर और नीचे शैडो होगा, क्योंकि वहां लाइट नहीं पहुंचनी चाहिए उनके हिसाब से। किसके हिसाब से? न्यूटन थियरी के हिसाब से। लेकिन ये देखा गया कि जो लाइट जिसको यहाँ पे शैडो बनना चाहिए था इस ऑब्स्टेकल की वजह से, फिर भी लाइट यहाँ पे पहुंची। फिर भी लाइट ज्योमेट्रिकल जो शैडो रीजन है ना, वहां पे लाइट पहुंची, इधर और इधर। सेम चीज यहाँ पे भी लाइट पहुंची, यहाँ भी लाइट पहुंची और यहाँ भी लाइट पहुंची। हालांकि न्यूटन के जो रे ऑप्टिक्स का है, रे ऑप्टिक्स के एक्सप्लेनेशन से लाइट वहां नहीं पहुंचनी चाहिए थी, मतलब वहां ये रीजन में शैडो रहना चाहिए, ये रीजन में लाइट नहीं होनी चाहिए थी, इल्यूमिनेशन नहीं होना चाहिए था, वो शैडो होना चाहिए था। जबकि वो शैडो रीजन में भी लाइट स्क्रीन पे दिख रही थी और अगर स्क्रीन पे दिख रही थी तो लाइट आई कहां से? अगर लाइट स्ट्रेट लाइन में फॉलो करती है, बीच में ऑब्स्टेकल है, तो ऑब्स्टेकल की वजह से वहां शैडो होना चाहिए। लेकिन शैडो रीजन में भी लाइट कैसे पहुंची? अब उस समय क्या एक्सप्लेनेशन दिया गया? एक्सप्लेनेशन ये दिया गया, भाई हो सकता है कि लाइट है ना, एजेस है ना, ये एजेस, ये एज पे बेंड हो गई होगी। ऐसा एक्सप्लेनेशन दिया गया कि एज पे लाइट बेंड हो गई, तो ये रॉन्ग है। ये तो सिर्फ समझाने के लिए कि भाई लाइट बेंड हो गई। उसको उन्होंने नाम तो डिफ्रैक्शन दिया और बोला कि इट इज बिकॉज ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट एट द एजेस ऑफ द ऑब्स्टेकल या अपर्चर। ये जो एज है, इस एज पे या इस एज पे बेंड हो जाती है ना लाइट, इससे लाइट वो उसके शैडो रीजन में भी घुस जाती है। इसको उस समय नाम दिया था डिफ्रैक्शन और एक्सप्लेनेशन यही दिया कि लाइट बेंड हो गई है। जबकि हकीकत लाइट बेंड ऐसे होती नहीं है। अगर स्ट्रेट लाइन में तो स्ट्रेट लाइन में जानी चाहिए, ऐसे कैसे बेंड हो गई? फिर जब हाइगन का वेव थियरी आया तो फिर क्लियर हो गया बात। क्या क्लियर हो गया? कि भाई अगर वेव है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो वेव जो होगा तो भाई वेव बनेगा तो वो तो शैडो रीजन में भी जाएगा ना। वेव फॉर्मेशन होगा तो शैडो, यहाँ भी वेव फॉर्मेशन में अगर लाइट जा रही है आगे तो डेफिनेटली वो थोड़ा सा पोर्शन उसका ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन में भी जाएगा। तो वेव थियरी से ये चीज बड़ा आसानी से एक्सप्लेन हो गया।
जो कि रे ऑप्टिक्स में बेंडिंग बोल रहे थे। तो बहुत बार आप डेफिनेशन देखेंगे ना डिफ्रैक्शन का, तो टेक्स्ट में लिखा होगा बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड दी एजेस। इट इज नॉट राइट डेफिनेशन। वो तो उस समय उन लोगों ने डेफिनेशन डिफ्रैक्शन वैसे ही एक्सप्लेन कर दिया था जब रे ऑप्टिक्स की बात हो रही थी कि भाई लाइट बेंड हो रही है, लेकिन बाद में पता चला बेंडिंग जैसा कुछ है नहीं, वो वेव फॉर्मेशन है। वो जो वेवलेट्स है, जो वेव फ्रंट्स बनते हैं, वो जो मूव करते हैं, तो उनका पोर्शन थोड़ा बहुत तो डेफिनेटली जाएगा ना, शैडो रीजन में भी एंट्री करेगा उसका, इसलिए शैडो रीजन में भी आपको लाइट देखने को मिलती है। ये एक्सप्लेनेशन है एज पर वेव थ्योरी। तब जाके बोला गया कि हाँ भाई वेव थ्योरी सही है, क्योंकि डिफ्रैक्शन भी वेव थ्योरी से ही एक्सप्लेन हुआ है। जैसे इंटरफेरेंस एक्सप्लेन हुआ, पोलराइजेशन एक्सप्लेन हुआ, वैसे डिफ्रैक्शन भी वेव थ्योरी से ही एक्सप्लेन होता है। समझ रहे हैं? इसमें एक सिर्फ कंडीशन याद रखना है। कंडीशन ये है कि ये जो एपर्चर का साइज है, होल हो या स्लिट हो, या जो ये ऑब्स्टेकल है, उसका जो साइज होना चाहिए, इट शुड बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट। नाउ व्हाट इज वेवलेंथ ऑफ लाइट? वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट इज 400 to 750 नैनोमीटर। तो इसका जो साइज होना चाहिए वो इसके रेंज में होना चाहिए, मतलब बहुत ही छोटा साइज होना चाहिए। अगर ये इतना साइज होगा तब जाके डिफ्रैक्शन देखने को मिलता है, नहीं तो नहीं मिलेगा। ये इसका कंडीशन है। कोई आपसे पूछ ले भाई व्हाट इज द कंडीशन फॉर डिफ्रैक्शन, सो द ऑब्स्टेकल और द ओपनिंग स्लिट या एपर्चर, their size should be of the order of the wavelength of light, मतलब उतना छोटा होना चाहिए। इस छोटे से साइज का होगा तो ही डिफ्रैक्शन मिलेगा, नहीं तो नहीं देखने। तो ये चीज मैंने आपको एक्सप्लेन किया, इंट्रोडक्शन टू डिफ्रैक्शन, कैसे वेव थ्योरी एंट्री मारा डिफ्रैक्शन में और न्यूटन के थ्योरी को साइड किया। ये एक्सप्लेनेशन एग्जांपल से मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है। अब इस डिफ्रैक्शन को लेबोरेटरी में दो लोगों ने फिर इस पे काम किया। वो दो लोग कौन थे? दो अलग अलग तरीके से करने वाले। एक का नाम है फ्रॉनहोफर और दूसरे का नाम है फ्रेस्नेल। ये फ्रेस्नेल वर्ड पहले भी था बाइप्रिज्म में। बाइप्रिज्म में जब हमने इंटरफेरेंस किया तो वहां फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म है, तो फ्रेस्नेल का नाम उधर भी है। तो ये जो डिफ्रैक्शन जो मेथड है, जो हाइगन्स के वेव थ्योरी से बताया गया था, तो उसको एक्सप्लेन लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंटली दो लोगों ने किया, फ्रॉनहोफर और फ्रेस्नेल। दोनों में डिफरेंस था। अभी फ्रेस्नेल के बारे में 2-3 लाइनें आपके टेक्स्ट बुक में है, तो हम लोग वही बात करेंगे, और मेजर जो है वो फ्रॉनहोफर पे ही डिस्कशन है। फिर भी दोनों के बीच पहले आपको मैं फर्क बता देता हूं। फ्रॉनहोफर का डिफ्रैक्शन क्या है? फ्रॉनहोफर का डिफ्रैक्शन ये है कि जो आपका सोर्स होगा, जो आपका स्लिट होगा, स्लिट और जो आपका स्क्रीन होगा, उनके बीच में जो डिस्टेंस होंगे ना वो बहुत ज्यादा होने चाहिए। दे शुड बी एट वेरी लार्ज डिस्टेंसेस। उसके सामने फ्रेस्नेल का जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप था, उसमें उसका जो सोर्स, स्लिट और ये सब बड़े पास में थे। ये उसका पहला मेजर डिफरेंस था। दूसरा डिफरेंस ये था कि फ्रॉनहोफर में सिंस बहुत दूर है आपका सोर्स, तो आपको एक लेंस लगेगा फोकस पे रखने का, सोर्स के फोकस पे, जिससे कि आपको प्लेन वेव फ्रंट मिले। ये प्लेन वेव फ्रंट स्लिट पे गिरता है, ठीक है। और स्लिट के बाद भी एक और लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस, जो कि स्क्रीन के फोकल लेंथ पे होता है। क्यों फोकल लेंथ पे होता है? क्योंकि ये जो प्लेन वेव फ्रंट आ रहा है वो फिर कॉन्वर्ज हो सके ना, वो सब फोकल लेंथ पे होगा तो फिर सब कॉन्वर्ज हो जाएगा स्क्रीन पे। तो इसमें दो लेंस यूज होता है। एक लेंस सोर्स को प्लेन वेव फ्रंट, क्योंकि दूर है सोर्स तो उसका प्लेन वेव फ्रंट बनाएगा, और दूसरा लेंस इसके जस्ट बाजू में है, स्लिट के बाजू में, वो क्या करेगा, जो प्लेन वेव फ्रंट आया है उसको बाद में कन्वर्ज करेगा स्क्रीन पे। जबकि फ्रेस्नेल को इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि उसका सोर्स तो बहुत पास में था। हाँ, उसका इधर जो वेव फ्रंट प्लेन बनता है, फ्रेस्नेल प्लेन नहीं बनेगा, फ्रेस्नेल में स्फेरिकल बनेगा, क्योंकि सोर्स पास में तो डाइवर्ज होगा तो स्फेरिकल, अगर स्लिट होगा तो सिलिंड्रिकल। और उसको दोनों लेंस की कोई जरूरत ही नहीं है फ्रेस्नेल को। फ्रेस्नेल डज नॉट रिक्वायर एनी लेंसेज। बिना लेंसेज के उसको डिफ्रैक्शन पैटर्न देखने को मिला। अब ये मैंने आपको क्यों इतना बताया, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आता है डिस्टिंग्विश बिटवीन फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन एंड फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन।
तो ये दो पॉइंट ही पूछते हैं, तो मैंने आपको 3 पॉइंट बता दिया है। याद रखेंगे तो डेफिनेटली अगर एग्जाम में आए तो यू कैन राइट द आंसर। तो फ्रेस्नेल का यहाँ पे काम खत्म होता है। अब हम लोग आते हैं सीधे अपने फ्रॉनहोफर पे। तो पहले मैं आपको फ्रॉनहोफर का एक सेटअप एक्सप्लेन करता हूं और उसके बाद हम लोग उसके डिटेल्ड मैथमेटिकल जो है स्टेप्स जो एनालिसिस है उस पर डिस्कशन करेंगे। तो पहले बात करते हैं हम लोग सेटअप की। अब सेटअप में मैंने आपको बहुत सारा हिंट तो दे दिया है, फिर भी अब देखिए कैसा, ये आपका एक सोर्स है, ये जो सोर्स है उसके सामने एक बाइकॉन्वेक्स लेंस है जो इसके फोकस पे है, ये फोकल लेंथ है। अब फोकल लेंथ पे होने की वजह से ये जो रेज आएगा वो सब के सब बाद में पैरेलल हो जाएंगे। सिंस वो पैरेलल हो जाएंगे तो बन जाएगा प्लेन वेव फ्रंट। अब ये जो प्लेन वेव फ्रंट है सामने देखिए स्लिट है, ये प्लेन वेव फ्रंट स्लिट में से पास होते हैं। स्लिट में से पास होते हैं तो सामने एक और लेंस है। अब ये लेंस कौन सा पता है? सिलिंड्रिकल बाइकॉन्वेक्स लेंस, सिलिंड्रिकल कॉन्वेक्स। क्यों? क्योंकि स्लिट में से जो वेव फ्रंट बनेगा, स्लिट लीनियर है और लीनियर जब भी होता है कोई चीज तो उसमें से जो वेव फ्रंट बनेगा वो हमेशा सिलिंड्रिकल ही बनेगा। ये मैंने आपको कब सिखाया था? जब मैंने आपको स्फेरिकल, सिलिंड्रिकल और प्लेन वेव फ्रंट का कंसेप्ट सिखाया था तो वहां बताया था कि सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट्स तब बनते हैं जब आपका सोर्स लीनियर होता है। तो यहाँ पे आपका सेकेंडरी सोर्स जो आपका स्लिट है वो लीनियर है। अब सिंस वो लीनियर है तो यहाँ पे आपको लीनियर मतलब सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट बनेगा, तो सिलिंड्रिकल लेंस। हाँ, अगर कोई बोले कि मैं होल पिन होल लेना चाहता है अपर्चर, तो फिर आपको फिर बाइकॉन्वेक्स लेंस लेना पड़ेगा, लेकिन हम लोग जनरली स्लिट ले रहे हैं। तो सिंस हम लोग स्लिट ले रहे हैं तो हमारा जो लेंस होगा वो होगा सिलिंड्रिकल लेंस। और ये लेंस का पोजीशन कैसा होगा? लेंस का पोजीशन स्क्रीन के फोकल लेंथ पे डिस्टेंस पे होगा, जिससे कि वो सब का सब रेज फोकस है। ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है d, देखिए ये d जो हमने इंटरफेरेंस पढ़ा था कि स्लिट से लेके स्क्रीन तक का डिस्टेंस, वो d, और ये जो फोकल लेंथ है वो बोला ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए। देखिए स्लिट है AB से स्क्रीन बोला d, और लेंस से जो डिस्टेंस है वो फोकल लेंथ है, वो बोला फोकल लेंथ शुड बी इक्वल टू d। इससे क्या कंक्लूजन निकलता है? इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि लेंस और स्लिट में गैप जो है एकदम कम है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। मतलब जो d डिस्टेंस है वही f है। वो कब होगा? जब ये जो डिस्टेंस है स्लिट और लेंस के बीच का डिस्टेंस वो एकदम कम होगा, वेरी क्लोज। लेंस इज वेरी क्लोज टू द स्लिट, सो f इज ऑलमोस्ट इक्वल टू d। फोकल लेंथ इज ऑलमोस्ट इक्वल टू डिस्टेंस। ठीक है। और एक और चीज, ये जो स्मॉल a यहाँ लिखा है दैट इज नथिंग बट दिस विड्थ ऑफ द स्लिट। आपके वहां पे क्या था? स्लिट S1 और S2 उधर था आपका इंटरफेरेंस में, और इसके बीच का डिस्टेंस d था। यहाँ पे एक स्लिट, यहाँ पे दो स्लिट था, यहाँ पे एक ही स्लिट है, तो यहाँ हम लोग बोलेंगे विड्थ ऑफ स्लिट, जो कि यहाँ हमने दिखाया है। दिस इज विड्थ ऑफ स्लिट, विड्थ ऑफ स्लिट दैट इज डिनोटेड बाय a and distance denoted by d। ये d आपको इंटरफेरेंस में भी सेम था, कैपिटल D, and d should be very much greater than a। कितना पता है? a का वैल्यू हमेशा समझिए 0.1 से लेके 1 mm इतना है। कितना कम है? बहुत कम है। जबकि आपका d जो है ना दैट इज अराउंड 10 मीटर्स, काफी लंबा है, 10 मीटर लंबा है। क्योंकि फ्रॉनहोफर ने डिस्टेंस सब दूर दूर लिया था, हर चीज दूर दूर, तो ये डिस्टेंस 10 मीटर है और उसके सामने कुछ भी नहीं है, 0.1 से 1 mm, वेरी लेस। और इसका एडवांटेज मैंने आपको उसमें बताया था कि क्या एडवांटेज है। जब आपका a जो है वहां पे हम लोग d यूज करते थे, जो d आपका कैपिटल D से छोटा होने का कारण है, सो दैट आपको जो पैटर्न मिलेगा स्क्रीन पे बड़ा अच्छा और दूर दूर मिलेगा क्लियर। उसका बेनिफिट है, इसलिए ऐसा लिया जाता है। आई होप आपको ये पूरा सेटअप समझ में आ गया। अगर सेटअप समझ में आ गया तो मैं इसको रब करना चाहूंगा एंड देन विल गो। अभी इसमें देखिए जो थीटा बताया वो क्या बता रहा है कि आपका जो डिफ्रैक्शन हो रहा है ना, ये आपका स्लिट है, तो ये आपका इसके ऊपर जो होना चाहिए शैडो रीजन होना चाहिए, लेकिन शैडो नहीं है क्योंकि लाइट डिफ्रैक्ट हो रही है, क्योंकि लाइट वेव फॉर्मेशन में तो एंगल से डिफ्रैक्ट हो रही है, तो वो एंगल है इधर एंगल थीटा, उससे डिफ्रैक्ट हो रही है और जाके मिलती है। वो अलग अलग तरीके से हर पॉइंट पे मिलेगी, लेकिन थीटा इज द एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन, जिस एंगल से डिफ्रैक्ट हो रही है
दैट इज यू कैन से एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन आल्सो। तो ये इधर थीटा दिखाया गया है। ये पूरा सेटअप है। अब ये सेटअप समझ लेंगे तो हम लोग नेक्स्ट डायग्राम में जाएंगे जहाँ पे हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो मैं ये सेटअप रफ कर देता हूँ, ध्यान दीजिए। ये सेटअप, ये जो स्टार्टिंग का इतना पोजीशन यहाँ नहीं दिखाया गया है, हम लोग ने सीधा ए बी स्लिट से चालू किया। देखिए मतलब लाइट आ रही है लेंसेज से, ये पोर्शन नहीं दिखा रहे हैं। तो अगर आपको पूछा ड्रॉ द डायग्राम ऑफ फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन, तो आपको ये ड्रॉ करने का, और आपको एनालिसिस करने को बोला मैक्सिमा मिनिमा ब्राइट बैंड डार्क बैंड ऑफ डिफ्रैक्शन, तो आपको यही दिखाने का। इस बात को ध्यान भूलिएगा मत। डिफ्रैक्शन का डायग्राम बोलेगा तो ये सेटअप दिखाने का, और एनालिसिस वाला पार्ट होगा तो फिर ये दिखाने। तो हम लोग एनालिसिस आते हैं, ये है सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। देखिए सिंगल स्लिट, एक ही स्लिट है। आप बोलेंगे क्या दो स्लिट भी हो सकता है? हो सकता है, लेकिन आपको पोर्शन में नहीं है दो स्लिट, आपको सिर्फ सिंगल स्लिट है। यू हैव गॉट सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। एक स्लिट का डिफ्रैक्शन आपको है, डबल स्लिट का नहीं है। ओके, दो स्लिट भी हो सकता है। चलिए आ जाते हैं। बहुत कुछ तो मैंने आपको बता दिया है। ये एफ, ये डी क्या है, ए इज द विड्थ ऑफ द स्लिट, फिर ये ओ जो है ना स्लिट का मिड पॉइंट है, ये ओपनिंग है, खाली जगह है, यहाँ से लाइट अंदर जा रही है, याद रखिएगा। और ये आपका सिलेंड्रिकल लेंस है, यहाँ से ये एंगल से डिफ्रैक्ट हो रही है थीटा से। ये मिड पॉइंट है, तो ये a/2, ये भी a/2, a का आधा, ठीक है। अब देखिए हम लोग अब एनालिसिस पे आ जाते हैं, है ना। ये तो पूरा आप समझ ही गए होंगे, कुछ खास है नहीं। एनालिसिस ऐसा है कि आपका जो पैरेलल रेज है ना, पैरेलल, वो सब एक पॉइंट पे जहां मिलेगा वो एक्चुअली जो सेंटर वन है उसके एग्जैक्टली सामने मिलेगा। और ये सब के सब जो पैरेलल है ना, पैरेलल जो मिल रहे हैं फोकस की वजह से, वो सब का सब ऑप्टिकल लेंस सेम रहेगा। या तो आप बोलिए ऑप्टिकल लेंस सेम रहेगा, या आप बोलिए उनका फेस डिफरेंस सेम रहेगा, या वे लोग सबका फेस सेम रहेगा। सिर्फ उनका फेस सेम रहेगा या ऑप्टिकल लेंस सेम रहेगा, तो यहाँ क्या देखने को मिलेगा भाई? यहाँ हम लोग को देखने को मिलेगा ब्राइट बैंड या ब्राइट फ्रिंज। सेम था इंटरफेरेंस, देखिए इंटरफेरेंस को याद रखिएगा, क्योंकि अभी इसमें एक डिस्टिंग्विश भी आता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस, वो भी क्वेश्चन बनता है। तो ये जितने पैरेलल रेज हैं वो सब का सब सेम ऑप्टिकल पाथ है, सेम फेस डिफरेंस में है, इसीलिए वो जब इधर P0 में मिलेंगे जो एग्जैक्टली O के सामने है, उस जगह पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, दैट इज यू विल गेट अ ब्राइट फ्रिंज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग रैंडमली एक एंगल थीटा पे अगर आपका रेज डिफ्रैक्ट हो रहा है, तो एक कोई भी एक पॉइंट स्क्रीन के ऊपर कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं ना। अब ये पॉइंट का डिस्टेंस यहाँ से y है, याद करिए इंटरफेरेंस में भी ऐसे कुछ था y, है ना। अब ये थीटा है तो 90 माइनस थीटा, ये 90, तो ये भी थीटा। ओके, अब देखिए यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, नॉर्मल AC। ये क्या बताता है कि A से P तक और C से P तक ऑप्टिकल लेंथ सेम है। इसका मतलब BC जो है वो एक्स्ट्रा लेंथ है, एक्स्ट्रा लेंथ। और उसको हम क्या बोलेंगे? BC को हम क्या बोलेंगे भाई? BC को हम बोलेंगे पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस, क्योंकि एक्स्ट्रा है ना, वो एक्स्ट्रा है। उस एक्स्ट्रा की वजह से इस पॉइंट P पे या तो आपको ब्राइट बैंड मिलेगा, ब्राइट फ्रिंज मिलेगा, या डार्क फ्रिंज मिलेगा, डिपेंडिंग अपॉन आपका ऑप्टिकल लेंथ लैम्बडा के टर्म्स में कि हाफ, मतलब फ्रैक्शनल दैट इज ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्बडा बाय 2 और इवन मल्टीपल ऑफ लैम्बडा, ऐसा उस हिसाब से, तो उस पर डिपेंड करेगा। अब ये देखिए ये क्या है, थीटा के सामने है, थीटा के सामने होता है तो साइन थीटा इज ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, सो BC अपॉन A, सो यू कैन से दैट BC इज इक्वल टू A sin थीटा। तो आपका जो पाथ डिफरेंस है वो है A sin थीटा, एज sin थीटा इज इक्वल टू दिस। ठीक है ना, दैट्स क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब हमने पॉइंट O जो है AB का मिड पॉइंट लिया, ध्यान रखिएगा। तो उसके हिसाब से K जो है AC का मिड पॉइंट हो जाएगा। ये दो तीन चीज याद रखिए समझ के। अब अज्यूम करते हैं, यहाँ पे एक अजम्पशन है, अज्यूम पाथ डिफरेंस बिटवीन AB, पाथ डिफरेंस बिटवीन
ए बी इज लैम्बडा। सपोज ए और बी के बीच में जो पार्ट डिफरेंस है ना, वो जो बी सी का, वो लैम्बडा है, मतलब बी सी इज इक्वल टू लैम्बडा, पार्ट डिफरेंस पूरा ए से बी तक का। तो के अगर मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट में ओके जो होगा, ओके आधे वाले पोर्शन, आधा स्लिट का पाथ डिफरेंस कितना होगा, ओके विल बी हाफ ऑफ बीसी, सो ओके विल बी हाफ ऑफ लैम्बडा, मतलब लैम्बडा बाय 2। अभी देखो इसमें क्या इंटरेस्टिंग चीज है, इंटरफेरेंस में एक स्लिट से हम लोग एक रे बताते थे, लेकिन आपका डिफ्रैक्शन में एक स्लिट को हम एक रे नहीं समझते, हम समझते हैं कि एक स्लिट अपने आप में बहुत सारे छोटे छोटे स्लिट्स का बना है, स्लिट एलिमेंट्स का बहुत सारे। तो इसका मतलब है कि ए से लाइट निकल रही है, ओ से निकल रही है, बी से निकल रही है, उसके बीच में से भी निकल रही है। तो इंटरफेरेंस में दो स्लिट में से लाइट इंटरफियर कर रही थी, डिफ्रैक्शन में एक ही स्लिट के अंदर मल्टीपल इंटरफेरेंस आपस में हो रहा है, उनका आपस में वो अंदर वाले जो एक एक स्लिट, अलग अलग स्लिट जो रेज निकल रही है ना, वो खुद ही इंटरफियर कर रहे हैं। तो उनके अंदर मल्टीपल इंटरफेरेंस स्लिट के अंदर से ही हो रहा है, जबकि ये चीज इंटरफेरेंस में नहीं थी। इंटरफेरेंस में तो अलग अलग स्लिट में से हम लोग एक एक रे बताते थे आते हुए, और वो इंटरफेयर, ये बेसिक डिफरेंस है इंटरफेरेंस में और डिफ्रैक्शन में। तो ए और ओ के बीच में पार्ट डिफरेंस लैम्बडा बाय 2 है, तो इसका मतलब है ए से और ओ से जो पी पे 5 पॉइंट पहुंचेगा उसका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, इट विल बी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। देयरफॉर ड्यू टू AP and OP there will be destructive इंटरफेरेंस। आप पूछेंगे डिस्ट्रक्टिव क्यों? क्योंकि इट इज हाफ लैम्बडा, है ना, मतलब इट इज नॉट इंटीग्रल, हाफ ऑफ द इंटीजर, सो दैट इज ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्बडा, ऑड मल्टीपल, सो दैट इज हाफ, मतलब हाफ ऑफ लैम्बडा। तो ये हाफ ऑफ लैम्बडा जब 1/2/2 में जब होता है ना, तो हमेशा मिनिमम या फिर आपको डार्क ही देगा, और होल इंटीजर होगा ना तो हमेशा आपको ब्राइट देगा। तो ये ओके मतलब ए से पी और ओ से पी के बीच में पाथ डिफरेंस जो है लैम्बडा बाय 2 है, इसलिए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ। अच्छा, ए और बी के बीच में कितना था पाथ डिफरेंस? वो तो लैम्बडा था। इसका मतलब है अगर ए बी के बीच में पाथ डिफरेंस लैम्बडा है तो आपको पी पे क्या मिलेगा? पी पे आपको डिस्ट्रक्टिव मिलेगा। बड़ा कंफ्यूजिंग है इधर। अब आप बोलेंगे सर आप तो लैम्बडा बोल रहे हैं, कभी लैम्बडा बाय 2 बोल रहे हैं। ए बी के बीच में पार्ट डिफरेंस लैम्बडा है, लेकिन रेस कैसे मिल रहा है? वो ए और ओ का रेज आके मिलता है इधर, और ए और ओ के बीच में तो लैम्बडा नहीं है, वो तो लैम्बडा बाय 2 है। मैंने बोला ना वहां बहुत सारे स्लिट्स हैं। इनफैक्ट एक और ले सकते हैं आप यहाँ पे एक पॉइंट ले लीजिए जी। अभी ए से जितना जी नीचे है ना, ओ से उतना नीचे एच ले लीजिए। तो G से P और H से P उनके बीच में भी पार्ट डिफरेंस लैम्बडा बाय 2 का होगा, वो भी लैम्बडा बाय 2 का होगा। मतलब उसके नीचे पॉइंट ले लीजिए, H के भी नीचे, वो जब मिलेगा वो भी लैम्बडा बाय 2 पर। तो लैम्बडा तो A और B का है, लेकिन इंटरफियर कौन कर रहे हैं? इंटरफियर तो उनके अंदर वाले स्लिट्स कर रहे हैं। तो A से O जितने स्लिट्स हैं, सपोज A से O में 10 छोटे छोटे स्लिट्स हैं, तो O से B में भी 10 छोटे छोटे स्लिट्स होंगे। तो A और O मिलेंगे, A के नीचे वाला और O के नीचे वाला वो मिलेगा, उसके नीचे वाला उसके नीचे वो मिलेगा। हर एक नीचे वाला जो होगा A से और हर एक O के नीचे वाला, वो लोग आपस में इंटरफेयर करेंगे, और उनके बीच में जो इंटरफेरेंस होगा उसका पार्ट डिफरेंस लैम्बडा नहीं होगा, उसका पार्ट डिफरेंस लैम्बडा बाय 2 होगा। तो लैम्बडा बाय 2 की वजह से डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, लेकिन पूरे स्लिट का तो पार्ट डिफरेंस लैम्बडा है। तो जब हम लोग मैथमेटिकली लिखेंगे तो हमको पूरे स्लिट का कंसीडर करना पड़ेगा, जो कि लैम्बडा है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि मैक्सिमा जो कि ब्राइट है, मैक्सिमा के लिए नीचे, सॉरी मिनिमा, आई एम वेरी सॉरी, डिस्ट्रक्टिव है। मिनिमा विच इज यू कैन से डार्क, इट विल बी द फर्स्ट मिनिमा, जिसको हम लोग लिख सकते हैं a sin थीटा इज इक्वल टू लैम्बडा। ये पहला वाला है ना,
ये मेरा फर्स्ट है। फिर आपका दूसरा होगा 2 लैम्बडा, 3 लैम्बडा, सो अदर्स विल बी 2 लैम्बडा, 3 लैम्बडा एंड सो ऑन। तो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं कि a sin थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस n लैम्बडा। ये किसके लिए है? ये डार्क के लिए है, जिसको हम लोग मिनिमा बोलते हैं, याद रखिएगा। मिनिमा है, डार्क है। इंटरफेरेंस में यही ब्राइट के लिए था। उल्टा हो गया फॉर्मूला, फॉर्मूला उल्टा हो गया। इंटरफेरेंस में ये रिलेशनशिप ब्राइट के लिए था और डिफ्रैक्शन में ये रिलेशनशिप डार्क के लिए है। ये बड़ा चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और आपका n का तो वैल्यू वही है, n इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, मतलब ऊपर नीचे, ब्राइट के ऊपर ब्राइट के नीचे, प्लस माइनस तो ये मैंने आपके लिए मिनिमा किया। अभी मैक्सिमा, मैक्सिमा जिस मतलब ब्राइट, अब वो कैसा होगा मालूम है? अभी आपका ब्राइट मैक्सिमा है, फिर मिनिमा है, फिर बाद में मैक्सिमा, मतलब दो मिनिमा के बीच में मैक्सिमा होगा तो इसका आधा होगा, n के बाद होगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a sin थीटा, डायरेक्टली लिखा टेक्स्ट में, प्लस माइनस n प्लस हाफ इनटू लैम्बडा। इसमें भी n इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस एंड सो ऑन। ये ऐसा डायरेक्टली लिख देना, क्या बोल के कि भाई ये मिनिमा का कंडीशन है, तो जो मैक्सिमा जो ब्राइट होगा वो दो मिनिमा के बीच का होगा, तो 1 और 2 के बीच में 3/2 होगा, 2 और 3 के बीच में 5/2 होगा एंड सो ऑन। तो उसका फॉर्मूला बनता है n प्लस हाफ, ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्बडा बाय 2 वैसा। तो ये डायरेक्टली लिख के बोल के लिख देने का। तो ये देखिए दो फॉर्मूला अपना रेडी हो गया। अभी ये आपने एंगल में दिया भाई, अब आपको y में भी देना पड़ेगा ना। हमने वो चीज वहां भी की थी, इंटरफेरेंस में भी हमने एंगल में भी फॉर्मूला दिया, हमने y में, हम एक्चुअली हमने डिराइव तो y में किया था, बाद में एंगल में लिखा है। डिफ्रैक्शन में उन्होंने डिराइव थीटा में किया है, अब हम लोग y में भी निकालेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ देखिए, आप tan थीटा बोल सकते हैं। नाउ tan थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट y बाय d। याद रखिएगा, इसको आप y बाय f भी लिख सकते हैं। ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ऑपोजिट इज y, एडजेसेंट इज d, बट d इज इक्वल टू f। तो कभी भी न्यूमेरिकल में यहाँ नहीं लिखेंगे तो चलेगा, लेकिन न्यूमेरिकल में अगर d की जगह f दिया है तो आप ये यूज कर सकते हैं, फॉर्मूला भूलिएगा मत। हम लोग इस पे ध्यान देंगे। थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा इज वेरी स्मॉल, साइन थीटा should be equal to tan theta should be equal to theta। ये तो बहुत बार आपको बताया गया है। अगर थीटा बहुत छोटा है तो साइन थीटा को और टैन थीटा को आप थीटा लिख सकते हैं, कॉस को नहीं, साइन और टैन को लिख सकते हैं। इसका मतलब है यहाँ का जो आपका जो है, देखिए यहाँ से देखिए, फ्रॉम हियर यू कैन राइट थीटा इज इक्वल, थीटा एन इज इक्वल टू, एन आ जाएगा, इधर भी एन आएगा, थीटा एन इज इक्वल टू प्लस माइनस एन लैम्बडा बाय ए is equal to y by d. This is for minimum. This is for minimum. And theta n is equal to plus minus, यहाँ से क्या आएगा, n plus half lambda by a, which is plus minus, यहाँ भी आएगा plus minus a, plus minus n plus half, ये आपका आएगा lambda by a, theta is y by d, so this can be written as y by d a, ये भी आएगा थीटा का। तो यहाँ पे आपका थीटा लैम्बडा बाई a है और यहाँ पे आपका थीटा y by d है, सॉरी y by d, क्योंकि इसका tan थीटा y by d है और यहाँ पे sin थीटा लैम्बडा बाई a, तो लैम्बडा बाई a की जगह y by d लिख सकते हैं। तो देखिए ये आपका कौन सा आ गया, ये आपका मिनिमा आया, ये आपका मैक्सिमा आया। अच्छी तरह समझ लीजिए इसको। ओके, अभी आपको y निकालना है, तो y निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इन दोनों को ध्यान से देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y n अगर लिखना है तो प्लस माइनस n तो लिखना ही पड़ेगा, प्लस माइनस n, या सिर्फ n भी लिखेंगे तो चल जाएगा अभी इस समय। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, लैम्बडा d बाई a। ये किसके लिए भाई, दिस इज फॉर मिनिमम,
और यहाँ पे करेंगे yn इज इक्वल n प्लस हाफ लैम्बडा डी बाई ए, एक इसके लिए बाई ये मैक्सिमा के लिए। ध्यान से देखिए, आपका ब्राइट फ्रिंज में yn था n टाइम लैम्बडा डी बाई स्मॉल डी था, ये a है, चलिए वो फर्क है, लेकिन वहां ब्राइट था, ये डार्क है। और डार्क में वहां पे इंटरफेरेंस में n माइनस हाफ था, यहाँ ब्राइट में n प्लस हाफ है लैम्बडा डी बाई ए, वहां पे डार्क में था n माइनस हाफ लैम्बडा डी बाई स्मॉल डी, यहाँ पे a है, विड्थ ऑफ द स्लिट उल्टा है, याद रखिएगा। एक और चीज फर्क आपने क्या देखा, वहां पे n माइनस हाफ था, यहाँ पे n प्लस हाफ है, उसके पीछे भी एक कहानी बताता हूँ। आपके डिफ्रैक्शन में हम लोग n प्लस हाफ लेते हैं, जबकि इंटरफेरेंस में यहाँ पे n माइनस हाफ था, एक वो था, और वहां पे ये जो हाफ था वो डार्क के लिए था, जबकि डिफ्रैक्शन में हाफ जो है वो ब्राइट के लिए है, और जो n है वो इंटरफेरेंस में ब्राइट के लिए था, डिफ्रैक्शन में n जो है वो डार्क के लिए है। याद तो समझ। हाँ, अब इसकी कहानी बताता हूँ, ये हाफ प्लस हाफ क्यों है। देखिए, ये आपका जो सेंटर मैक्सिमा है ना ब्राइट, ये एक्चुअली स्प्रेड होता है इस तरीके से। ये आपका सेंटर है, इसका ब्राइटनेस दोनों तरफ स्प्रेड होता है, मतलब ये दो विड्थ लेता है, दोनों साइड का विड्थ लेता है। उसके पहले चलिए मैं आपको फ्रिंज विड्थ बता दूं, फ्रिंज विड्थ W। अभी याद करिए इंटरफेरेंस में क्या था, लैम्बडा डी बाई डी, तो यहाँ क्या होगा लैम्बडा डी बाई ए, बस स्मॉल डी की जगह ए, क्योंकि फॉर्मूला तो सब ऐसा ही है ना, फॉर्मूला वैसा ही है, तो फ्रिंज विड्थ भी वही होना चाहिए, सिर्फ स्मॉल डी की जगह स्मॉल ए होना चाहिए। तो इसमें कैसा बनता है, डिफ्रैक्शन में आपका फ्रिंज विड्थ ब्राइट बैंड का राइट में बनता है और लेफ्ट में बनता है। तो टोटल अगर आप देखेंगे ना, विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट का अगर आप विड्थ देखेंगे तो 2 टाइम्स फ्रिंज विड्थ है, राइट में भी फ्रिंज विड्थ है, लेफ्ट में भी फ्रिंज विड्थ है, तो 2 टाइम्स ही आएगा लैम्बडा डी बाई ए। जो कि इंटरफेरेंस में ऐसा नहीं था, इंटरफेरेंस में फ्रिंज विड्थ सेंटर वाले का जो विड्थ था वो हर एक ब्राइट का सेम विड्थ था, डिफ्रैक्शन में ऐसा नहीं है। डिफ्रैक्शन में सेंट्रल वाले का जो विड्थ है वो सब ब्राइट से डबल है, सब ब्राइट का विड्थ सिर्फ लैम्बडा डी बाई ए है, जबकि सेंटर वाले का जो विड्थ है वो 2 लैम्बडा डी बाई ए है। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है इंटरफेरेंस में और डिफ्रैक्शन में। इंटरफेरेंस में डिफ्रैक्शन एक बड़ा डिफरेंस ये है कि इंटरफेरेंस में सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज का जो विड्थ था और दूसरे ब्राइट फ्रिंज का जो विड्थ था इंटरफेरेंस में वो सेम था, डिफ्रैक्शन में सेम नहीं है। डिफ्रैक्शन में सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज का विड्थ डबल है और दूसरे जो ब्राइट फ्रिंजेस का विड्थ है वो आधा है, लैम्बडा डी बाई ए है, जबकि सेंटर वाले का 2 लैम्बडा डी बाई ए है। अब आप समझे ये प्लस क्यों है, क्योंकि इसमें सेंटर नहीं आता, इंटरफेरेंस में सेंटर भी आता था, आपके लैम्बडा में सेंटर भी आता था n में, तो हम लोग 0 भी लेते थे, n को 0, यहाँ नहीं ले सकते n को 0, क्योंकि सेंटर अपने आप में अलग ही है। ये जो मैक्सिमा है सेंटर को छोड़ के है, ये जो ब्राइट है या मैक्सिमा है ना, ये सेंटर को नहीं कंसीडर करता, सेंटर को छोड़ के। और देखिए कैसा है, ये सेंटर वाला है, ये मैंने क्या है ग्राफ बनाई, टेक्स्ट में नहीं है लेकिन एक्सप्लेनेशन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये आपकी इंटेंसिटी है ब्राइटनेस की और ये आपका साइन थीटा है, तो लैम्बडा बाई ए 2 लैम्बडा बाई, देखिए लैम्बडा बाई ए 2 लैम्बडा बाई ए, यहाँ पे टच कर रहा है, मतलब इधर 0 है, ये डार्क है, डार्क 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 डार्क, तो ऊपर वाला क्या है ब्राइट ब्राइट ब्राइट, ये सब इंटेंसिटी है, ब्राइट 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 ब्राइट। और क्या देख रहे हैं आप, इंटेंसिटी कम होती जा रही है, ब्राइटनेस। इंटरफेरेंस में ऐसा नहीं होता, इंटरफेरेंस में हर ब्राइट फ्रिंज का जो इंटेंसिटी सेम रहता है, डिफ्रैक्शन में ये डिफरेंस हो गया। इंटरफेरेंस में हर ब्राइट फ्रिंज का जो इंटेंसिटी वो सेम है, जबकि डिफ्रैक्शन में वो रिड्यूस हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और आपके तो देखिए 2-3 इंपॉर्टेंट डिफरेंस डिस्टिंग्विश समझ लिए, एक कि ब्राइट फ्रिंज का इंटेंसिटी कम हो रहा है, किसमें, डिफ्रैक्शन में, इंटरफेरेंस में सेम रहता है। दूसरा, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज का विड्थ और दूसरे मैक्सिमम ब्राइट फ्रिंजेस का विड्थ अलग है, मतलब सब ब्राइट फ्रिंज का विड्थ लैम्बडा डी बाई है, जबकि सेंटर का डबल है, जबकि ऐसा इंटरफेरेंस में नहीं होता। तीसरा पॉइंट, इंटरफेरेंस में आपके 2 स्लिट में से हम लोग एक रे अज्यूम करते हैं जो इंटरफेयर कर रहे हैं, लेकिन डिफ्रैक्शन में एक ही स्लिट में से हम लोग उसको समझते हैं कि बहुत सारे छोटे छोटे स्लिट से बना हुआ है और उसके अंदर ही आपस में इंटरफेयर कर रहे हैं, मतलब एक ही स्लिट में मल्टीपल इंटरफेरेंस हो रहा है, which gives rise to diffraction। उसी की वजह से डिफ्रैक्शन होता है।
ये 3 इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विशिंग है। तो डिस्टिंग्विशिंग या तो फ्रेस्नेल और फ्रॉनहोफर में हो सकता है या डिस्टिंग्विश बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन में आपको पूछा जा सकता है। और ये सब आपके फॉर्मूलाज हैं। ये फॉर्मूला देखिए ऐसा है कि अगर आपको फॉर्मूला अच्छी से समझा इंटरफेरेंस का तो ये सीधा उल्टा है, सीधा उसका उल्टा हो जाता है। और ये एक्स्ट्रा है, ये एक्स्ट्रा है, जो चीज इंटरफेरेंस नहीं था सेंट्रल ब्राइट फील्ड का बिट, ये पार्ट एक्स्ट्रा है और सब सेम है मगर उल्टा। जो वहां ब्राइट था वो यहाँ डार्क है, जो वहां डार्क था वो यहाँ ब्राइट है, और जहां वहां n-1 था यहाँ पे n+1। ये 2-3 चीज अगर आपको याद रहेगी तो इसमें कुछ भी नहीं, सिर्फ डिफ्रैक्शन सिंगल स्लिट का है, डबल स्लिट का आपको नहीं है। तो ये लोगों को डिफ्रैक्शन डिफिकल्ट लगता है, देखा जाए तो पोलराइजेशन इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन लोगों को डिफ्रैक्शन डिफिकल्ट लगता है तो नहीं। मैंने आपको अच्छी तरह समझाया और कोशिश की समझाने, कंपेयर करवा के कि इंटरफेरेंस से आप कंपेयर करिए। एक्चुअली आपके टेक्स्ट में टेबल भी दिया है, आप उस टेबल को देखिएगा बड़ा अच्छी तरह। उन लोगों ने एक साइड पे पूरा इंटरफेरेंस का फॉल वैल्यू फॉर्मूला लिखा है, एक साइड पूरा डिफ्रैक्शन का लिखा, कंपेयर किया है। कोई एक बुक का शायद पुराने एडिशन में कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक भी देख लीजिएगा, क्योंकि डिफ्रैक्शन में जहाँ जहाँ फॉर्मूला होगा ना वहाँ डी नहीं होगा, वहाँ ए होगा। लेकिन कोई बुक में शायद वहाँ डी लिखा, उस बात का ध्यान रखिएगा। डिफ्रैक्शन में डी की जगह स्मॉल डी की जगह स्मॉल ए होना चाहिए डिफ्रैक्शन में, और इंटरफेरेंस में यहाँ पे स्मॉल डी होना चाहिए। ये बेसिक फर्क है, और सबको फॉर्मूला सिर्फ उल्टा ही हुआ है और कुछ नहीं। जो वहाँ में जो इंटरफेरेंस में ब्राइट है वो डिफ्रैक्शन में डार्क है, जो इंटरफेरेंस में डार्क है वो डिफ्रैक्शन में ब्राइट है। और एक्स्ट्रा भाई ये सेंट्रल ब्राइट इधर देखने को मिलता है। अच्छा सा ग्राफ है, समझ लीजिएगा। लैम्बडा बाय ए, 2 लैम्बडा बाय 3 जो है था ना अपना, लैम्बडा बाय ए, फिर ए इधर नीचे आएगा, फिर n2 लोगे तो 2 लैम्बडा बाय ए, 3 लैम्बडा बाय ए, राइट साइड पे सब डार्क है क्योंकि टच कर रहा है एक्स एक्सिस को, ये भी सब डार्क है। और ऊपर जो है ना वो सब ब्राइट है, वो ये फॉर्म, ये इससे आएगा n+12 से डार्क पोजीशन। सो दिस इज अ ग्राफ ऑफ इंटेंसिटी वर्सेस साइन थीटा। तो बस इतना ही सा है आपका डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन वाला टॉपिक खत्म हुआ, चैप्टर खत्म नहीं हुआ। एक छोटा टॉपिक, एक और टॉपिक है रिजॉल्विंग पावर। रिजॉल्विंग पावर आपको रे ऑप्टिक्स में भी था, क्योंकि ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स में अगर रिजॉल्विंग है तो वेव ऑप्टिक्स में भी रिजॉल्विंग है। किसका होगा? इंस्ट्रूमेंट्स का होगा। अब ये डिफ्रैक्शन होता है, इंटरफेरेंस होता है, तो उसका रिजॉल्विंग करना पड़ता है अच्छी तरह, कैसे दिख सकता है ऑब्जेक्ट्स का इमेजेस, उसको रिजॉल्विंग पावर बोलते हैं। तो अभी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में फॉर माइक्रोस्कोप, फॉर टेलीस्कोप, उसको रिजॉल्विंग पावर कैसे फाइंड आउट किया जाता है। यहाँ पे आपका डिफ्रैक्शन टॉपिक कंप्लीट होता है, लेकिन सम्स बाकी है, तो चलिए सम्स देख लेते हैं। अब आप यहाँ पे देखेंगे 2 सम लिखा है, दोनों टेक्स्ट बुक के अनसॉल्व्ड है और दोनों इजी है। और इसके बाद जो 2 सम है वो आप कर लीजिएगा, ऐसे ही सेम है। बड़ा इजी टॉपिक है डिफ्रैक्शन, लोगों को डिफिकल्ट लगता है लेकिन बड़ा इजी है। अब देखिए कैसे। In Fraunhofer diffraction by a narrow slit, a screen is placed. Screen का डिस्टेंस अगर दिया आपको, वो आपका कैपिटल D है, 2 मीटर फ्रॉम द लेंस। अभी आप बोलेंगे फ्रॉम द लेंस तो सर F होता है, करेक्ट? देखिए मेरी बात समझिए, ये एक्चुअली F है, ये एक्चुअली तो F है, लेकिन मैंने बोला ना F को हमने D लिया हुआ है, तो D। स्लिट का विड्थ मतलब स्मॉल a, 0.2 mm, 0.2 into 10 raised to minus 3 meter. First minima, first dark 5 mm, which is 5 into 10 raised to minus 3 meter. लैम्बडा पूछा है, तो बड़ा इजी है। डार्क के लिए क्या कंडीशन है? फॉर डार्क के लिए कंडीशन है n लैम्बडा d by a, n लैम्बडा d by स्मॉल a। अभी फर्स्ट डार्क चाहिए, फर्स्ट डार्क मतलब n की जगह 1 डालो इंटू लैम्बडा डी बाई ए, हमको लैम्बडा चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई a इंटू वाई अपॉन डी इज इक्वल टू लैम्बडा। सो लैम्बडा इज इक्वल टू स्मॉल a का वैल्यू है 0.2 इंटू 10 रेज टू माइनस 3, y का वैल्यू है 5 इंटू 10 रेज टू माइनस 3, कैपिटल D का वैल्यू 2 है, तो ये तो भाई 0.1 से कट गया। 5 इंटू 10 रेज टू माइनस 7 मीटर। आर्मस्ट्रॉन्ग में लिखना है तो लिख दो भाई आर्मस्ट्रॉन्ग। कैसा लगा? बड़ा इजी था, कुछ था ही नहीं। फर्स्ट मिनिमा था भाई, फर्स्ट मिनिमा, ये मिनिमा का फॉर्मूला है। और फर्स्ट मतलब n की जगह 1, वो जो मैंने अभी आपको डायग्राम बताया था, डायग्राम फर्स्ट मतलब ये वाला, सेंटर से फर्स्ट वाला, ये या ये दोनों, कोई भी एक साइड। अब ये देखो, ये भी मिनिमा पे है, बड़ा इजी है। A parallel beam of green light of wavelength lambda
546 नैनोमीटर है, तो 546 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। स्लिट का वेट मतलब ए दिया हुआ है 0.4 मिलीमीटर, दैट इज 0.4 इंटू 10⁻³ मीटर। Intensity is light which is 40 centimeter away from the screen, capital D 40 centimeter, 0.4 meter. What is the distance between the two first order minima? ये भी मिनिमा, ये भी दोनों फर्स्ट वाले, उनके बीच का डिस्टेंस, अभी सेंटर से एक डिस्टेंस होता है y1d और ये साइड भी होता है y1d, तो व्हाट दे वांट 2 टाइम्स ऑफ y1d। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा? 2 मतलब दोनों साइड का मिला के उनके बीच का डिस्टेंस। सो अगर मेरे को यहाँ लिखना है डिस्टेंस बिटवीन द टू फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा will be 2 times y1d। फॉर्मूला y1d का होगा लेकिन डबल हो जाएगा, क्यों? क्योंकि उनको दोनों का टोटल डिस्टेंस मिला के उनके बीच का डिस्टेंस चाहिए, तो यहाँ का y1d, यहाँ का y1d और उसका टोटल डिस्टेंस का 2 टाइम्स। सो 2 टाइम लैम्बडा, तो फॉर्मूला वही होगा n टाइम n, तो 1 लेते हैं तो नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, लैम्बडा d बाय a। लैम्बडा 546 into 10⁻�9 d 0.4 अपॉन स्मॉल a 0.4 into 10⁻, लो ये तो कर गया। 12 8 9 10 into 10⁻³ पर आ जाएगा -6। सिंपल। इसको और थोड़ा लिखना है तो आप लिख सकते हैं 1.092 into 10⁻³ मीटर, 10⁻³ हटा दो 1.092 मिलीमीटर। 10⁻³ हट गया ना मीटर का, तो मिलीमीटर का। बस ऐसा ही, नेक्स्ट दो भी ऐसा ही है, दो है उसमें से एक तो लैम्बडा बाय ए सीधा चाहिए, इधर वैल्यू लैम्बडा बाय ए, और तीसरा एक मतलब एक है जिसमें a sin थीटा इक्वल लैम्बडा फॉर्मूला यूज होता है, और उनको sin थीटा इक्वल लैम्बडा बाय ए, थीटा दिया है बोला फाइन लैम्बडा बाय ए, तो सम तो हो गया। और उसके बाद तो एक और है, वो बड़ा इजी है। तो डिफ्रैक्शन देखा ना कितना इजी है। एक्चुअली देखा जाए तो पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में सबसे इजी डिफ्रैक्शन है, और लोगों को वही डिफिकल्ट लगता है। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश फ्रेस्नेल एंड फ्राउनहोफर, डिस्टिंग्विश इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, फिर उसमें वो आपका मिनिमम मैक्सिमा कैसे ऑब्टेन होगा, या डायग्राम होगा फ्राउनहोफर का। देखिए इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता दिए, ये सब आ सकते हैं। आपको डिफरेंस ज़्यादा डिस्टिंग्विश आएगा या डायग्राम आएगा फ्राउनहोफर का, या फिर सम्स आएगा। वो जो एनालिटिकल का पार्ट है ना, वो इंपॉर्टेंट नहीं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन फॉर्मूला तो आपको सब आना चाहिए, यू शुड नो ऑल द फॉर्मूलास। तो हमारा आज डिफ्रैक्शन कंप्लीट हुआ, तीनों फेनोमेना जो हाइगर ने एक्सप्लेन किए थे वेव थ्योरी से कंप्लीट हुआ। रिजॉल्विंग पावर एक कंसेप्ट बाकी है जो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा, समझ में आया, इजी लगा। सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।